आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज जो दस्तावेज है वो थोड़ा अलग है। हाँ, ये कोई सरकारी रिपोर्ट या एकेडमिक रिसर्च पेपर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों द्वारा अपने प्रिंसिपल के जन्मदिन के लिए तैयार की गई एक स्क्रिप्ट है। नजर में तो ये किसी को बस एक क्या कहते हैं तारीफों भरा भाषण लग सकता है, लेकिन जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो ये एक कमाल की कहानी बयान करता है। और ये कहानी है किसकी? ये कहानी है मध्य प्रदेश के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवतीकी और उसके प्रिंसिपल असलम खान साहब की। अच्छा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक अकेला इंसान मतलब सही नियत और मेहनत से एक पूरी संस्था की तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल। और यही आज के हमारी पड़ताल का मिशन है। हम इस स्क्रिप्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव की कहानी असल में है क्या। सिर्फ ये रे कि क्या बदला, बल्कि ये कि कैसे बदला। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि भवती स्कूल की इस यात्रा में नेतृत्व और समर्पण के कौन से सबक छिपे हैं। तो स्क्रिप्ट की शुरुआत आज के स्कूल की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर से होती है। साफ सुथरा, हरा भरा, बच्चों के पास मौके। हाँ, एक आदर्श तस्वीर। लेकिन फिर एक लाइन आती है जो सब कुछ रोक देती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। यहीं से कह सकते हैं कहानी में हुक आता है। बिल्कुल। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 1997 में जब ये स्कूल बना था तब इसकी हकीकत क्या थी? स्क्रिप्ट बताती है कि 1997 में जब इसे हाई स्कूल का दर्जा मिला तो ये सिर्फ 4 कमरों की एक छोटी सी जगह थी। सिर्फ 4 कमरे? हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे होंगे। बैठने की जगह नहीं, सुविधाएं नहीं। ये भारत के हजारों सरकारी स्कूलों की वैसी ही एक शुरुआत थी। जहां कागज पर स्कूल तो बन जाता है, लेकिन जमीन पर संघर्ष बहुत होता है। सही बात है। संसाधन कम, सपने बड़े। और इन्हीं संघर्षों के बीच उन सपनों को एक शक्ल देने के लिए 2012 में असलम खान साहब की एंट्री होती है। हाँ। लेकिन भवती आने से पहले का उनका जो सफर है वो भी बहुत जरूरी है इस कहानी में। हाँ, और स्क्रिप्ट में उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया गया है जो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि उनके काम करने का तरीका कहाँ से आया। स्क्रिप्ट बताती है कि वो बहुत ही साधारण आर्थिक परिवार से थे। अपनी मेहनत से पढ़ाई की, बड़वानी से इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया और अक्टूबर 1991 में वो अंग्रेजी के लेक्चरर बने। उनका करियर भी काफी दिलचस्प जगहों से गुजरा है। पहली पोस्टिंग बस्तर के कापसी गांव में, जो एक आदिवासी इलाका है। हाँ, फिर धार जिले में और इसके बाद सिंघाना में, जहां उन्होंने 18 साल पढ़ाया। 18 साल? 18 साल एक ही जगह पर। आज के जमाने में ये सुनने को भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। आजकल तो लोग 2-3 साल में नौकरी बदल लेते हैं। तो ये जो 18 साल का लंबा कार्यकाल था, इसका नतीजा क्या निकला? स्रोत बताता है कि आज उनके पढ़ाए हुए अनेक विद्यार्थी देश और प्रदेश में ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं और इसे उनके शिक्षण और मार्गदर्शन की सच्ची पहचान कहा गया है। वो 2012 में भवती के प्रिंसिपल बनकर आए तो वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे। नहीं, वो अपने साथ 2 दशकों का जमीनी अनुभव लेकर आए थे। उन्होंने सिस्टम को शहरों के दफ्तरों से नहीं बल्कि गांव के क्लासरूम से समझा था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। उन्हें पता था कि असली समस्याएं क्या हैं और उन्हें कैसे सुलझाना है। उन्होंने बस्तर के आदिवासी बच्चों की चुनौतियों को भी देखा था और धार सिंघाना के ग्रामीण माहौल को भी। ये अनुभव बहुत काम आया होगा। ठीक है, तो मंच तैयार है। एक स्कूल जो संघर्ष कर रहा है और एक प्रिंसिपल जिसके पास अनुभव और विजन दोनों है। स्क्रिप्ट कहती है उनके आने से मानव विद्यालय की दिशा ही बदल गई। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में हुआ क्या? हाँ, जमीन पर क्या बदला? जमीन पर पहला बदलाव क्या दिखा? क्योंकि ऐसी जगहों पर बदलाव लाना आसान नहीं होता। ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर जब हम बदलाव की बात करते हैं तो लगता है कि कोई एक बड़ा कदम उठाया गया होगा। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट को पढ़ने पर पता चलता है कि उन्होंने एक साथ 2 स्तरों पर काम किया। अच्छा, 2 स्तर पर? हाँ, पहला था ढांचागत सुधार, यानी स्कूल की बाहरी शक्ल सूरत बदलना। ठीक है। और दूसरा, जो ज्यादा मुश्किल था, शैक्षिक और सांस्कृतिक सुधार, यानी स्कूल की आत्मा को बदलना। दिलचस्प। तो पहले बाहरी बदलावों की बात करते हैं। बिल्डिंग, क्लासरूम, दीवारें, इनमें क्या बदला? सबसे पहले तो स्कूल को हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी बनाया गया। ये अपने आप में एक बड़ी जीत थी। मतलब बच्चे 12वीं तक वहीं पढ़ सकते थे? हाँ। फिर एक नया बड़ा स्कूल भवन बना जिसमें पर्याप्त क्लासरूम थे, सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल और सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए।
सीसीटीवी कैमरे एक सरकारी स्कूल में? हाँ, आज के समय में ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आधुनिक सुविधाएं जैसे कंप्यूटर लैब, हर विषय के लिए अलग प्रैक्टिकल लैब, एक अच्छी लाइब्रेरी और साफ सफाई जैसे टॉयलेट और पीने का पानी? बिल्कुल, साफ सुथरे टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था, ये सब कुछ किया गया। ये सीसीटीवी कैमरों का जिक्र मुझे थोड़ा ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। नहीं, ये एक तरह का संदेश भी देता है कि यहाँ अनुशासन और नियमों को गंभीरता से लिया जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये माहौल बनाने की बात थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ आधा काम था। असली चुनौती तो अंदर की थी। असली चुनौती थी लोगों की मानसिकता बदलना। उन्होंने स्कूल के अंदर के माहौल पर काम किया, अनुशासन और बच्चों की हाजिरी पर बहुत जोर दिया गया। और सबसे बड़ा कदम क्या था? सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वो था माता पिता से लगातार संपर्क साधना। हाँ, ये तो सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल। अक्सर स्कूल और अभिभावकों के बीच कोई संवाद ही नहीं होता। और इसी संवाद की कमी को उन्होंने तोड़ा। जब माता पिता को लगता है कि स्कूल उनके बच्चे को लेकर गंभीर है, तो वो भी जुड़ते हैं। सही बात है। इसके अलावा स्क्रिप्ट में शिक्षण में निरंतर नवाचार की बात की गई है। उन्होंने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया कि वो रटंत विद्या से हटके कुछ नया करें। इन सब कदमों का एक ही मकसद था, स्कूल को एक ऐसी जगह बनाना जहां बच्चे आना चाहें, जहां वे सुरक्षित महसूस करें और उन्हें लगे कि यहां उनका भविष्य बन सकता है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच थी। एक तरफ बेहतर सुविधाएं और दूसरी तरफ बेहतर माहौल। हाँ। पर यहाँ एक सवाल उठता है, योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनका नतीजा क्या निकला? बिल्कुल। और नतीजे ही इस कहानी को असाधारण बनाते हैं। स्क्रिप्ट में कुछ बहुत ही ठोस आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बोर्ड परीक्षा के परिणाम। पिछले 2 सालों से स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। 100%? एक मिनट, सरकारी स्कूल में 100% रिजल्ट, जहां हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, 100%। ये सुनने में जितना प्रभावशाली है, उतना ही इस पर यकीन करना मुश्किल। कई बार 100% रिजल्ट का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ पास होने पे ही ध्यान दिया गया हो। हाँ, कि बच्चों पर बहुत दबाव डाला गया हो। आपका सवाल जायज है, लेकिन स्क्रिप्ट आगे बताती है कि ये सिर्फ पास होने की संख्या नहीं है, ये क्वालिटी की भी बात है। अच्छा। स्कूल के छात्र जिला स्तर की मेरिट लिस्ट में भी जगह बना रहे हैं। अरे वाह। इसका मतलब है कि बच्चे सिर्फ पास नहीं हो रहे हैं, बल्कि टॉपर्स में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो उपलब्धि सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो कुछ और है। वो क्या है? हर साल इस स्कूल के छात्र PAT यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा पास कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट में ये बात बड़े अक्षरों में लिखी है, बिना किसी कोचिंग के। बिना कोचिंग के। आज के इस कोचिंग कल्चर के दौर में ये तो लगभग असंभव सा लगता है ना? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सीधे सीधे क्लासरूम में दी जा रही पढ़ाई की क्वालिटी की तरफ इशारा करता है। निश्चित रूप से ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर स्कूल में ही पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा हो, तो बच्चों को बाहर महंगी कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये उन बच्चों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी जिनके परिवार कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। बिल्कुल। ये उनमें आत्मविश्वास जगाता है कि वो अपने दम पर भी बड़ी परीक्षाएं पास कर सकते हैं। सही बात है। और भी कुछ है? हाँ, इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड मनक में हर साल बच्चों का चुना जाना भी इसी का एक उदाहरण है। ये इंस्पायर अवार्ड मानक क्या है, इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये भारत सरकार का एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोग्राम है, जिसका पूरा नाम है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। अच्छा। इसके तहत देश भर के स्कूली बच्चों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने नए और अनोखे आइडियाज पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। इस अवार्ड के लिए चुना जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि स्कूल में सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं हो रही, बल्कि बच्चों को सोचने और कुछ नया बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो ये साफ है कि बदलाव सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि दिमागों में भी आया। नतीजे खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। हाँ। स्क्रिप्ट का अंत प्रिंसिपल साहब को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होता है, लेकिन वहां भी एक गहरी बात छिपी है। छात्र और शिक्षक मिलकर एक संकल्प लेते हैं। हाँ, और मेरे लिए ये हिस्सा इस कहानी का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या संकल्प लेते हैं वो? वे सब मिलकर असलम खान साहब को ये विश्वास दिलाते हैं कि भवती स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो सपना उन्होंने देखा है, उसे वे सब मिलकर पूरा करेंगे।
वे पूर्ण समर्पण और दृढ़ संकल्प से काम करने का वादा करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ नियमों और इमारतों का एक सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक टीम बनाई, एक ऐसा समुदाय बनाया जो एक साझे मकसद के लिए काम कर रहा है। वाह। एक लीडर की असली सफलता यही होती है कि जब वो उस कुर्सी पर न भी रहें तब भी उसका विजन जिंदा रहे और लोग उसे अपना मानकर आगे बढ़ाएं। उन्होंने लोगों के अंदर उस सपने की ओनरशिप पैदा कर बिल्कुल दी। सही शब्द है, ओनरशिप। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक सरकारी स्कूल के जमीन से उठकर आसमान छूने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका हीरो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसने ये साबित कर दिया कि सही नियत, दूरदृष्टि और अथक मेहनत से किसी भी सिस्टम को बदला जा सकता है। सही बात है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक जन्मदिन का भाषण नहीं, ये लीडरशिप की एक जीती जागती मिसाल है। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा मेरे मन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? असलम खान जैसे लोग और उनका समर्पण यकीनन असाधारण है, लेकिन क्या उनके काम करने का तरीका, यानी ढांचागत सुधारों को सांस्कृतिक बदलावों के साथ जोड़ना, एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिसे देश के दूसरे हजारों संघर्ष कर रहे सरकारी स्कूल भी अपना सकें? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि एक स्कूल का सुधर जाना एक अच्छी खबर है, लेकिन अगर ये मॉडल बन जाए तो ये एक क्रांति हो सकती है। सही बात है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति की प्रेरणा को एक व्यवस्थागत बदलाव में कैसे तब्दील किया जाए, ताकि ये सफलता सिर्फ भवती स्कूल तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि एक लहर बन जाए। क्या हम ऐसे सफल मॉडलों की पहचान करके, उनके तरीकों को समझकर, उन्हें दूसरी जगहों पर लागू करने का कोई सिस्टम बना सकते हैं? या फिर हम हमेशा ऐसे चमत्कारी व्यक्तियों के इंतजार में ही रहेंगे? ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।